नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। और आगे हमारे साथ क्रूड मार्केट पर बात करने के लिए आर एस पांडे साहब होंगे, जो पूर्व पेट्रोलियम सचिव है, और अमित खरे होंगे, जो एग्री मार्केट पर अपना आउटलुक देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो कल शाम में जो मुनाफा वसूली पूरे कमोडिटी मार्केट में आई थी, वो गिरावट आज भी गोल्ड में कंटिन्यू होती दिख रही है। मजबूत डॉलर और यील्ड से भी यहां पर दबाव बना है। चांदी की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की उम्मीद है, उससे यहां पर दबाव बना है। आज भी कल की भारी मुनाफा वसूली के बाद आज भी दबाव है। कच्चे तेल कल 13% तक टूट गए थे दाम, और आज 3% तक की तेजी ब्रेंट में दिख रही है। हालांकि एमसीएक्स क्रूड में अभी भी दबाव है। नेचुरल गैस की बात करें तो यूरोप में कीमतें रिकॉर्ड स्तर से फिसल गई है, और नेचुरल गैस एमसीएक्स पर भी आज दबाव भी दिख रहा है। कॉपर कम इन्वेंट्री से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। एल्युमिनियम एमसीएक्स पर आज करीब 1% की तेजी दिखा रहा है, 270 रुपए के पास है। बाकी अगर जिंक और कॉपर की बात करें तो हल्की तेजी के साथ आज एमसीएक्स में कारोबार हो रहा है। मेंथा पानी की कमी से यहां पे प्लांटेशन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ये एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकते हैं मेंथा के लिए। कॉटन की बात करें तो कमजोर यील्ड से कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी कई राज्यों में ज्यादा बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, उससे आगे कीमतों को सपोर्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी आज के सत्र की अगर बात करें तो 9000 के आसपास दायरे में कारोबार हो रहा है। जीरा अच्छी तेजी कल के बाद कंटिन्यू होती दिख रही है। उत्पादन में कमी के अनुमान से कीमतों को सपोर्ट है। धनिया कम उत्पादन के अनुमान से यहां पर तेजी है। कैस्टर 15 लाख टन, यानी पिछले सीजन के मुकाबले करीब 8.5% कम उत्पादन का अनुमान कैस्टर का है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई भी ट्रेड सेटअप बनाए तो रिस्क कैलकुलेट करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाए। चलिए बात कर लेते हैं। अमित जी हमारे साथ है और भाविक पटेल, दोनों ही मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले भाविक, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर जो कल की जो गिरावट आई थी आज वो कंटिन्यू होती यहां पर दिख रही है, क्या लग रहा है इस गिरावट में किन स्तरों पर आपको लग रहा है कि एंट्री आएगी, और अगर एंट्री करें तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या रखे? भाविक गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, आई थिंक जो फ्रॉथ बिल्डअप हुआ था, जो रिस्क था यूक्रेन और रशिया के एस्केलेशन टेंशन की वजह से, वो कहीं ना कहीं जब भी थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होने वाली थी तो हमें पता था कि ये जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम ही होने वाला है। तो यही हुआ कि जो $100 का जो रिस्क प्रीमियम था वो इनफैक्ट कल वाइप ऑफ हो गया था, क्योंकि जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यूक्रेन ने बोल दिया कि वो नेटो की मेंबरशिप नहीं लेंगे, और थर्सडे को बातचीत भी होने वाली है टर्की में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को भी लग रहा है कि थोड़ा सीज़फायर हो सकता है। तो इसकी वजह से सारे दूसरे एसेट क्लास है जैसे इक्विटी थे वो सब में तेज़ी देखने को मिली है, और सेफ हेवन में थोड़ी नरमाश हो गई है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एटलीस्ट थोड़ा यहाँ से और डिप आ सकता है, बट मेजर नहीं डिप आएगा, क्योंकि आज सीपीआई का भी डेटा आने वाला है, और वो भी एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लग रहा है कि गोल्ड अराउंड 52,450 के करीब आज आना चाहिए, और वहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। तो मैं वाया ऑप्शन ही रिकमेंड करूँगा कि जहाँ 53,000 का कॉल है, जो भी 600 चल रहा है वो 500 के आसपास आता है, तो वहाँ से मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 400। मुझे नहीं लग रहा कि मेजर करेक्शन गोल्ड में आएगा, बट हाँ अभी थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। ओके, यानी जो जिस तरह के माहौल है, ऐसे माहौल में आपको अगर खरीदना है तो ऑप्शन के जरिए जाइए। 653,000 की जो कॉल है वो 600 रुपए के आसपास है। करेक्शन आने दीजिए, 500 के आसपास आए तो उसे खरीदे, 400 का स्टॉप लॉस लगा लें। और लग रहा है कि अगर जो तेजी आएगी तो कॉल के साथ रहेंगे तो रिस्क भी कम होगा और आपको नुकसान भी कम होने की आशंका रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। भाविक, क्या लग रहा है चांदी में? चांदी भी काफी कल गिर गई थी, अब 69,300 के भी नीचे आ गई है। क्या लग रहा है, और कितनी गिरावट आपको चार्ट पर यहाँ चांदी में दिख रही है, और कौन से ऐसे लेवल होंगे टेक्निकली जिन पर आपको लग रहा है कि वहां एंट्री करनी चाहिए? अगर रिस्क आपको ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, कॉल मत दीजिए, बताइए ऑप्शन के जरिए क्या करें।
आई थिंक चांदी वैसे भी अगर देखें तो इंटरनेशनल बाजार में 26 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी अराउंड 68,000 का लेवल है, वो आ सकता है। तो आई थिंक फ्यूचर में अराउंड 68,000 जो मे कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर आता है तो वहाँ से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 67,500 के टारगेट के लिए, और सॉरी स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट रख सकते हैं 69,000 का। मैं गोल्ड में ज़्यादा प्रेफर करूँगा चांदी से कंपेयर में, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है तो रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये बात हो गई सोने और चांदी की। और अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की, वापस से नॉन एग्री की तरफ आएंगे, क्रूड और मेटल की भी बात करेंगे। उससे पहले अमित खरे भी हमारे साथ आ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। आज और कल भी हमने देखा कि मसालों में खरीदारी धीरे धीरे शुरू हो गई है लोअर लेवल पे, जो हाल की मुनाफा वसूली है उसके बाद से, और आज जीरा लीड कर रहा है। अगर आपको चुनना हो जीरा, टर्मरिक और धनिया, कहाँ दाव लगाने की सलाह देंगे मसालों में आज? जी मोहन जी, थैंक यू। मेरे को लगता है मसालों में अभी आज की स्थिति देखते हुए पहला नंबर मैं जीरे को दूंगा। तो जीरा जैसा कि अभी मौजूदा भाव है 21,500 के आसपास है, इसमें ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। अभी 2-3 दिन का टारगेट इसका जो है वो 22,500 के आसपास का है, और स्टॉप लॉस इसमें 20,800 के नीचे का लगाया जाना चाहिए। 22,500 के ऊपर अगर ये एक क्लोजिंग देता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स को यहाँ पे 27,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा नंबर आता है धनिया का। धनिया जो है अप्रैल वायदा 10,800 और 900 की रेंज में कहीं पे भी बाय किया जा सकता है। टारगेट रहेगा अभी 2-3 दिन का 11,290 300 का, और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 10,680 का। 11,300 के ऊपर निकलने पे धनिया में भी बहुत अच्छी आगे का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 12,000 तक के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल मसालों ने कल बहुत बढ़िया बेहतरीन बॉटम एक बनाया है, जो कि आगे इसकी तेजी और भी जारी रहेगी। टीएमसी में मैं अभी ट्रेड अवॉइड करूंगा। टीएमसी में मौजूदा भाव पे अभी कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल साफ राय है, टीएमसी अवॉइड कीजिए। इन लेवल्स पे आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे सलाह अमित नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको जीरा और धनिया खरीदना है। जीरा खरीदे 21,500 के आसपास खरीदे, 22,500 के टारगेट के लिए पहला टारगेट है। ये अचीव हो जाए तो आगे आप सब उसके ऊपर के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। धनिया खरीदना अप्रैल वायदा आपको 10,900 से 10,800 के आसपास, 11,290 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है 10,680 का। चलिए बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की। यहां पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। ग्वारगम और ग्वार सीड, इन दोनों काउंटर पर क्या सलाह देंगे अमित आज? ग्वार सीड ग्वारगम में जो है कल और परसों 2 दिन बहुत ही अच्छा मूवमेंट निचले स्तरों से देखने को मिला, और काफी लगभग 4 से 6% की तेजी हमें बॉटम से देखने को मिली। अभी मौजूदा भाव ग्वारगम का 11,450 के आसपास है, तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि 11,200 के आसपास अगर ये मिलता है अप्रैल वायदा, तो इसमें फ्रेश तेजी करनी चाहिए। टारगेट रहेगा 12,000 के आसपास का, और स्टॉप लॉस रहेगा 10,800 के नीचे का। सेम ग्वारसीड भी जैसे अभी 6200 के आसपास का भाव है, इसमें भी 100 पॉइंट के आसपास का अगर करेक्शन मिलता है 6120 6100 के आसपास, वहां पे फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रहेगा 6350 रुपए का, और इसमें ट्रेडर्स को 6,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ओवरऑल एग्री का जो बेस है वो अच्छा अभी कल बन गया है, तो ओवरऑल सारे ट्रेड जो है रिकमेंडेशन जो है तेजी की साइड है। जी उस्मान जी, जो भी सलाह दे रहे हैं तेजी की दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि बेस बन गया है यहाँ पे। नियर टर्म इन्हें अभी जो ट्रिगर मिल रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अभी तेजी के ही कॉल्स में रहनी चाहिए। ग्वारसीड और ग्वारगम के लिए जो कॉल है एक बार रिपीट कर देता हूं, 6,120 से 6,100 के आसपास ग्वारसीड खरीदे 6,350 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाना है 6,000 का। ग्वारगम खरीदे 11,200 के आसपास, 12,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 10,800 का। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और मसालों और ग्वार के काउंटर पर अपनी राय दी। चलिए आगे लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजेजा भी बने हुए हैं। अमित जी, गोल्ड और सिल्वर पर इनकी कॉल तो ले ली भाभी की, अब आपकी राय क्या होगी? जिस तरह से फॉल कल और आज में देखने को मिली है, क्या लग रहा है अब आपको यहां से? जी नमस्कार ऋषिमोहन जी। देखिए जो एक्सेस रिस्क प्रीमियम था गोल्ड और सिल्वर में हो या फिर कच्चे तेल में भी हो, वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है, और स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस बेसिस पे जो एक्सेस रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आया था, वो एक
एक मीडियन लेवल पे आना जरूरी होता है, और वही हो रहा है। क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया या फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का बयान आया कि एक तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला वर्क करने को तैयार हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने रिस्कियर एसेट्स में पैसा जाते हुए देखा है, और सेफ हेवन एसेट्स यानी गोल्ड में खास करके वो जो मनी फ्लो है वो निकलते हुए देखा है। इसका असर आज भी दिखाई दे रहा है, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 दिनों तक और दिखाई देगा। नेक्स्ट वीक फेड की बैठक भी है, तो उसके पहले एक स्वाभाविक है रिट्रेसमेंट होना। तो इस सब के चलते मेरा मानना है कि आज भी गोल्ड में ऊपरी स्तरों पे दबाव बना रहेगा। 52,900 से 53,000 के बीच रेजिस्टेंसेस हैं, और ये हो सकता है कि हम लगभग 52,100 से 200 तक के स्तर भी देख पाएं। तो उछाल पे बिकवाली की सलाह होगी गोल्ड में भी और चांदी में भी। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही उछाल पर बेचने की सलाह है। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हल्की तेजी तो जरूर दिख रही है, लेकिन एमसीएक्स पर आज भी क्रूड कमजोर है। 8,300 के आसपास 2.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। भाविक, क्या लग रहा है कच्चे तेल में गिरावट? आपको लग रहा है कि यहां से और बढ़ेगी? एमसीएक्स पर कौन से लेवल आप नीचे की तरफ देख रहे हैं यहां पर? जी विष्णु जी, मुझे लग रहा है कि आज भी थोड़ी गिरावट जो है वो कंटिन्यू होगी। कल हमने 13% इंट्राडे गिरावट देखी। आई थिंक जो अराउंड अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, और यही था कि जो रिस्क बिल्डअप हुआ था, जो प्रीमियम बिल्डअप हुआ था, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है जो निकल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत बिग एस्केलेशन हमें देखने को मिला है। कमिंग बैक टू एमसीएक्स में अगर देखें तो एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 8100 से 8000 का लेवल जो है वो अच्छा है। आई थिंक वहाँ पे सपोर्ट सकता है। आगे जाके भी आई थिंक शॉर्ट टर्म थोड़ा करेक्शन जरूर आएगा, बट अभी भी मीडियम टर्म हमें बुलिश ही है, क्योंकि ओवरऑल अभी भी ओपेक प्लस के पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं। हालांकि उन्होंने बोला यूएई ने कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट फिर भी अभी सप्लाई कंस्ट्रेंट है ही। तो आज के दिन आई थिंक 8300 का जो पुट है 17 मार्च का, वो मैं रिकमेंड करूंगा, जो अराउंड 490 के करीब है। तो 700 के टारगेट के लिए वो बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं इंट्राडे के लिए 300 का। ओके, तो ये व्यू है। आपको ऑप्शन के जरिए जाने की सलाह दे रहे हैं। पुट ऑप्शन आप यहां पर खरीद सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रॉडर मार्केट में क्या स्थिति है क्रूड की और क्या करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर.एस. पांडे साहब हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जिस तरह की तेजी हमने क्रूड में देखी है, उसके बाद कल अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आई, क्या लग रहा है आपको क्रूड के मार्केट में क्या हो रहा है, और क्या लग रहा है आने वाले समय में सिनेरियो किस तरह से चेंज होगा? क्रूड पर देखिए पहले ही से प्रेशर था। ये युद्ध के पहले से ही, चूंकि ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है, तो फॉसिल फ्यूल पर कमी आने की बात हो रही है। डिमांड बढ़ गए कोरोना के बाद, सप्लाई में प्रेशर आ गया, तो ऐसे भी दाम बढ़ रहे थे 100 के आसपास, तो युद्ध के पहले चले गए थे। युद्ध जब आया तो युद्ध के चलते दाम बढ़ने शुरू हुए। फिर रसिया जो टॉप एक्सपोर्टर है, उस पर जब सैंक्शन की बात चली तो और भी चढ़ गए। ये क्लियर नहीं था कि ये सैंक्शन पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा। तो सैंक्शंस में भी यूएस ने कहा कि अभी तुरंत सैंक्शन लगाएंगे, यूके ने कहा कि साल भर के बाद फेज आउट करेंगे। लेकिन यूएस और यूके ज्यादा नहीं खरीदते रसिया से, लेकिन कुछ कंपनियों ने सेल्फ सैंक्शन लगाया कि रसिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, तो हम उनसे नहीं खरीदेंगे। उन पर कुछ इल्जाम भी लगे, रशियन ऑयल के दाम में थोड़ी कमी आई, डिस्काउंट पर बेचने लगे। तो ये सब परिस्थितियां बनी। अब कल से जो स्थिति आई वो ये है कि यूरोप के देश खुद संकट में पड़ जाएंगे यदि एनर्जी पर कंप्लीट लगाएंगे, क्योंकि वो रशिया वाले गैस बंद कर दे सकते हैं, उससे रसिया को भी घाटा होगा। तो शायद वो स्थिति ना आवे, तो सैंक्शन का प्रभाव भी थोड़ा कम हो गया। फिर बात आने लगी कि यूक्रेन में और रसिया में कुछ बातचीत चल रही है, ये युद्ध टालने का कोई तरीका निकल जाए। तो जब युद्ध ही टल जाएगा तो युद्ध के और ऑयल रिलेटेड जितने प्रीमियम है वो सब पर असर पड़ेगा। इसलिए एकाएक कमी आई, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि ये युद्ध टलता है या नहीं। युद्ध अगर नहीं टलता तो ऑयल, रसिया का जो ऑयल है उस पर कितना प्रतिबंध रहता है। तीसरी बात है कि जितना भी प्रतिबंध लगे, इसका जो ऑल्टरनेटिव्स है, और ऑल्टरनेटिव है ओपेक के द्वारा, खास करके सऊदी अरबिया और यूएई द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने की जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव चल रही है, उसके भी कुछ पॉजिटिव संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कितना असरदार होता है वो है। वेनेजुएलन ऑयल
जो अभी सैंक्शन में है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी रशिया की है, लेकिन वो भी चालू करने की बात हो रही है। अभी यूएस में सेल वायल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, जो हो सकता है इतने दाम पर 100 के ऊपर प्रोडक्शन का भी इंसेंटिव है। तो ये कितना असरदार होता है, इस पर असर पड़ेगा कि कितना रशिया से जो सप्लाई होने वाली है उसको कितना ये ऑफसेट करता है। तो अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये जो युद्ध बंद करने की बात हो रही है ये शुभ संकेत हैं और इससे दाम गिरे हैं। तो अभी ये 115, 20, 25 इसी रेंज में अभी चल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, ये डिपेंड करता है। यानी सब कुछ अब रूस और यूक्रेन वॉर पे निर्भर है नियर टर्म में, और वहां से फिर रूस की सप्लाई किस तरह की रहती है, वहां से उसका रिप्लेसमेंट कैसे आता है, ये कुछ अहम बातें हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्रिया पांडे जी, आपने वक्त निकाला और तमाम पहलुओं पर, एनर्जी मार्केट के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। अमित और भाविक हमारे साथ बने हुए हैं, हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। अमित सजेजा जी, नेचुरल गैस को लेकर आपका व्यू क्या है, क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरफ जा सकता है नेचुरल गैस? जी देखिए, नेचुरल गैस जो एमसीएक्स पर ट्रेड होता है वो यूएस स्पेसिफिक नेचुरल गैस है, और यूएस इतना एक्सपोर्ट नहीं करता यूरोप को। यूरोप में हमने काफ़ी उठापटक देखी है नेचुरल गैस में, कल 15% से ज़्यादा डाउन भी था ट्रूस का न्यूज़ आने के बाद। तो उसका कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी इम्पैक्ट हमें यूएस नेचुरल गैस पे भी आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट ही दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये गिरावट जारी रहेगी और हम लगभग 338 से 335 तक के दाम भी एमसीएक्स पर देख पाएंगे। यहाँ पर भी रैलीज पे मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा। 350 के आसपास 356 का स्टॉप होगा और 338 का इमीडिएट टारगेट लेके चला जा सकता है। तो ये भी हुआ नेचुरल गैस को लेकर। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। भाविक, बेस मेटल में कोई टॉपिक आज के लिए? जी मेरी 2 टॉपिक रहेगी। एक एल्यूमिनियम बाय की, क्योंकि अगर हमने देखा तो जिस हिसाब से ये वीक कॉपर और निकल में जिस हिसाब से प्राइस रैली हुई है, इतनी एल्यूमिनियम में नहीं हुई है, क्योंकि एल्यूमिनियम अभी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बहुत एनर्जी इंटेंसिव है और काफ़ी यूरोप के स्मेल्टर्स बंद है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि बड़ी रिक्वायरमेंट हमें एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगी। तो एल्यूमिनियम जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 266 आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग की 275 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 260 का। और कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सेल की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि निकल जैसे ही कॉपर में ज़्यादा स्पेकुलेटिव पोजीशन थी, तो अभी भी नीचे जगह है कॉपर को आने के लिए। आई थिंक एमसीएक्स में अराउंड 780 के करीब बॉटम आउट हो सकता है, बट फिलहाल तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट की रिकमेंडेशन अराउंड 8110, टारगेट रहेगा 796 और स्टॉप लॉस रहेगा 818 का। ओके, तो ये व्यू है। कॉपर सेल करना है 810 पे 796 के टारगेट के लिए, 818 के स्टॉप लॉस लगा ले, और एल्युमिनियम खरीदना है 266 पे 275 के टारगेट के लिए। अमित जी, बेस मेटल में आज आप क्या टॉप ट्रेड बताएंगे? जी इंसिडेंटली एक्चुअली 266 के टारगेट के लिए मैं एक्चुअली एल्यूमिनियम सेल करने की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि इमीडिएट तौर पे ऐसा लगता है कि गिरावट का रुख रहेगा, जारी रहेगा। तो 266 तक के लिए सेल होगा और वहां से मैं समझता हूं कि प्राइस स्टेबल हो सकती है। ओके, ये यानी 276 पे आप सेल करने की सलाह देंगे, कॉल में कुछ बदलाव करना चाहेंगे? और 277 पे सेल की सलाह होगी। ओके, और टारगेट क्या दिया एल्युमिनियम पे सर आपने? 266 के आसपास। ओके, 266 का 271 पे, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 273 का लगा लूं? हाँ जी बिल्कुल। ओके सर, तो एल्युमिनियम पे ये नई कॉल इनकी तरफ से है। जो सेल की है, जो टारगेट भाविक ने दिए हैं बाइंग में, वो अगर अचीव हो जाए तो उस लेवल पे आपको यहाँ पर एल्युमिनियम को 271 में सेल करना है, 266 के नीचे की तरफ टारगेट, यानी इनको डिप पे बाइक खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से आ रही है, और अमित जी की कॉल है ऊपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अमित जी दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर। एग्री में आज कोई टॉप ट्रेड देंगे अमित जी? जी कहाँ पर? एग्री मार्केट में। जी एग्री मार्केट में मुझे लगता है कि जीरे में तेजी फिर से रिज्यूम हो चुकी है और जारी रहेगी। शॉर्ट टर्म बेसिस 22,500 और ओवरऑल लगभग 23,500 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं जीरे में। ओके, यानी जीरा टॉप पिक है। चलिए अब जाते जाते करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। भाभी, करेंसी मार्केट में आज मजबूती दिख रही है, इक्विटी मार्केट में तेजी के साथ ये रिकवरी आई है, क्या लग रहा है आपको
अब कौन से लेवल आपको देखने को देख रहे हैं यहाँ पे करेंसी में? विश्व मुझे लग रहा है कि 76 का फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा रिस्क ऑन मार्केट सेंटीमेंट में आ चुका है, तो उसकी वजह से सेफ हेवन जो करेंसीज है डॉलर वहाँ पे थोड़ी बिकवाली हो रही है, और बाकी दूसरे करेंसीज है उसमें थोड़ी बाइंग आ रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 76 के आसपास आज आना चाहिए। तो मेरा कॉल रहेगा कि जो 29 मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 76.40 पे शॉर्ट कर सकते हैं 76.10 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 76.55 का। ओके, तो ये भी हुआ है करेंसी मार्केट पे। शुक्रिया भाविका आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और फंडामेंटल्स पर भी चर्चा की। तो